तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 347 GE, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। और इसमें पूर्णांक आपका 70 नंबर का हो जाएगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको इसमें दिया जाएगा। और सभी प्रश्न इसमें आपको करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। और गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको देना है और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर आपको लिखना है और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। तो इतनी बात रही आपके परिचय पत्र परिचय देने की, इस पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो सभी लोग क्या करेंगे, अगर आप 2025 यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या क्या है? ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड में Na+ आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है? 1 नंबर का प्रश्न है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। H3PO4 के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता कितनी होती है? तो H3PO4 की जो विलयन की नॉर्मलता होती है वह कितनी होती है? 3 न्यू नॉर्मल आपका होता है। ठीक है, चलिए। 5 लीटर 2 मोल NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH के मोलों की संख्या क्या है? आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? 10 आपका हो जाएगा। कितना? 10 आपका हो जाएगा। ठीक है। 4 धातुओं A B C D के मानक ऑक्सीकरण विभव +1.5 वोल्ट -2.0 और +0.84 और वोल्ट और -0.36 वोल्ट है। तो इन धातुओं की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या आएगा? ए आएगा, उसके बाद इज लेस देन सी, सी इज लेस देन डी, डी इज लेस देन आपका बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में संबंध आपको बताना है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप बटे कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक और अर्धा का आयुकाल का जो संबंध है कितना होता है? टी हाफ बराबर कितना होता है? 0.693 के आपका हो जाएगा। इनमें से कौन सा धनावेशी सॉल्व बनाता है? तो इसमें कौन सा जो है धनावेशी सॉल्व बनाता है? तो FeOH का होल थ्राइस बनाता है। क्या बनाता है? FeOH का होल थ्राइस बनाता है। ठीक है। रॉक सॉल्ट NaCl में Na+Cl- की समन्वय संख्याएं क्या हैं? तो रॉक साल्ट में Na+ व Cl- की जो समन्वय संख्याएं हैं क्रमशः 6,6 होती है। ठीक है। मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। तो मोल प्रभाज देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अथवा मोल अंश को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। तो विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोल एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। उदाहरण तो जैसे विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है? बराबर विलेय के मोल n अपान विलयन के मोल n+n आपका हो जाएगा। ठीक है। प्रतिपरासरण क्या है? इसका एक उपयोग आपको लिखना है। तो यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, क्या? यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तब विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। चूंकि यह क्रिया परासरण के विपरीत है, इसलिए इसे प्रतिपरासरण कहते हैं। इसका उपयोग घरेलू पेयजल के शोधन यानी कि RO सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव है? आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका तीर यहाँ पर लगेगा। तो जैसे Hn+H2 क्रिया कर क्या बनाएगा? Hn+H2 आपका बनाएगा। Cu+H2 आपका बनाएगा। तो इसमें ऐसी कौन सी क्रिया है जो संभव है? पहली अभिक्रिया संभव है या दूसरी अभिक्रिया संभव है? आपको ये बताना है। तो इसमें से केवल दूसरी अभिक्रिया संभव है, क्योंकि Cu विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है? नीचे है, इसलिए Hn क्या होगा? H से ऊपर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तापीय गुणांक क्या होता है? आपको ये बताना है। तापीय गुणांक क्या है? अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है? तो तापीय गुणांक क्या है? अभिक्रिया के वेग से इसका क्या संबंध है? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर से दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से, किसके 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को तापीय गुणांक कहते हैं। तो वेग स्थिरांक का तापीय गुणांक बराबर क्या हो जाएगा?
टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान बटे टी डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक का मान आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका मान प्रायः 2 व 3 के बीच आता है। अधिकांश अभिक्रियाओं में ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर देने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में विभेद आपको करना है। तो चलिए, वास्तविक विलयन वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार, अगर ध्यान से देखा जाए तो वास्तविक विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है, वास्तविक विलयन कहलाते हैं। इन कणों को अतिसूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, कोलाइडी विलयन वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। इन कणों को अतिसूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है आपको ये बताना है। तो मोलर चालकता क्या होती है, अणुभार बटे तुल्यांकी भार इंटू तुल्यांकी भार आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए कार्बोनेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद कीजिए। आप ये कर दीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, 4 के क की बात करेंगे। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है। क्या जो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम है वह क्या होता है, परिभाषित आपको करना है और इसकी सीमाएं भी आपको बतानी है। तो ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्या इस नियम के अनुसार क्या हो जाए, किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर एन अपान एन प्लस एन आपका हो जाएगा। राउल्ट के नियम की सीमाएं की बात करेंगे। राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील एवं विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर सफल है। जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो पहला नियम ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए क्या है, राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील एवं विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। पहला बात तो ये हो गया। राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर सफल है। ठीक, जो पदार्थ विलयन में वियोजित हो जाते हैं उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, और जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, चलिए 0.05 मोल लीटर की पावर -1 NaOH विलयन के कॉलम का व्यास 2.0 सेंटीमीटर एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³ ओम है। तो इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन आपको करना है। देखिए C बराबर कितना दे रखा है, 0.05 मोल आपका दे रखा है। R बराबर कितना दे रखा है, 5.55 × 10⁻³ और D बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर और L बराबर 100 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपान ए आपका होता है, यानी रो इक्वल टू आर ए अपान एल। R का मान यहाँ पे रखेंगे, A का मान दिया है 3.14 अब बटे आपका क्या हो जाएगा 100। तो सॉल्व करेंगे, A बराबर πr² होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे A का मान πr² इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे 17,427 ओम सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। और चालकता के बराबर क्या होता है, 1/रो होता है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बराबर यहाँ पे लगा देंगे, पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.00573 ओम माइनस की पावर -1 ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स आपका आ जाएगा। मोलर चालकता क्या होती है, K इंटू 1000 बटे C बराबर 0.00573 इंटू 1000 बटे 0.05 बराबर 114.6 ओम की पावर -1 और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नेस्ट समीकरण एवं EMF लिखिए। तो E नॉट FE की पावर 2 प्लस अपान FE बराबर माइनस क्या हो जाएगा 0.44 आपका हो जाएगा। FS बराबर F अपान 2 प्लस 0.001 मोल अपान H प्लस 1 मोल H2G 1 बार PTS आपका हो जाएगा। यहाँ पे सेल का समीकरण आपका दे रखा है, FS प्लस 2H प्लस एक्वा Fe2 प्लस एक्वा प्लस H2 गैस आपका N बराबर 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, नष्ट समीकरण ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान 2 लॉग FE की पावर 2 प्लस अपान H प्लस की पावर 2। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसको सॉल्व करेंगे आपका 0.53 वोल्ट आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.53 वोल्ट आपका हो जाएगा।
मोलरता और मोललता की परिभाषा दीजिए, इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो मोलरता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता यम कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। क्या होती है? मोल प्रति लीटर होती है। मोललता की बात करेंगे, 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को किसमें? 1 केजी विलायक में। मैंने अब विलायक और विलेय और विलायक के बारे में आपको बताया था। तो विलेय वो होता है, जैसे मान लीजिए आपका पानी हो गया, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो गया? चीनी हो गया। तो देखिए, जो विलायक होगा ना वो पानी होगा, पानी क्या होगा? विलायक होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? चीनी विलेय हो जाएगा। जो अंदर घुलता है वो विलेय कहते हैं, जो घुलाता है वो क्या कहता है? विलायक, विलयन, विलायक कहलाता है। तो विलायक और विलेय मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो मोललता क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, 1 किग्रा विलायक में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति किग्रा होती है। मोललता और मोलरता में अंतर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, एक मोलरता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है, जबकि मोललता 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। मोलरता ताप पर निर्भर करती है, जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, यूरिया का एक जलीय विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अनुभार कितना है? 60 है। तो यूरिया के मोल यानी यम बराबर कितना हो जाएगा? 60 बटे क्या हो जाएगा? 6/60 यानी कि 0.01। और जल की मात्रा क्या हो जाएगी? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100 - 6 बराबर 94 ग्राम। और जल के मोल यानी कि यन बराबर क्या हो जाएगा? 94/18 यानी 5.2 आपका हो जाएगा। और कुल मोल कितना हो जाएगा? अगर देखा जाए तो 0.1 प्लस 5.2 आपका कितना हो जाएगा? बराबर 5.3 आपका हो जाएगा। ठीक है। और यूरिया का मोल प्रभाज स्मॉल एन बटे स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन बराबर बराबर क्या हो जाएगा? 0.1/5.3 बराबर क्या हो जाएगा? 0.0188 आपका हो जाएगा। जल का मोल प्रभाज एन बटे स्मॉल एन इंटू एन कैपिटल एन बराबर 5.2/5.3 बराबर क्या हो जाएगा? 982 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो के बराबर क्या हो जाएगा? 39। और सी बराबर 12, ओ बराबर 16 आपका हो जाएगा। मोललता एम बराबर क्या हो जाएगा? WB/MB इंटू W1 किग्रा आपका हो जाएगा। दिया है पोटेशियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा क्या दे रखा है? पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO2 आपका हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे WB कितना है? 20%। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 ग्राम आपका हो जाएगा। WA 100 - 20 यानी कि 80 ग्राम यानी कि 0.08 किग्रा। ठीक है ना। और K2CO3 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? MB बराबर 2 इंटू 39 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 आपका कितना हो जाएगा? 138 यानी 138 ग्राम आपका हो जाएगा। यम बराबर 20/138 इंटू 0.08 बराबर 1.81 मोल प्रति किग्रा आपका हो जाएगा। ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक KF क्या होता है? 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार बराबर 180 का 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 ग्राम सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक किसी विलेय के एक मोल को विलायक के 1000 ग्राम में यानी 1 किग्रा में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। दिया है ग्लूकोज का भार W2 बराबर 2.25 ग्राम आपका हो जाएगा। और ग्लूकोज का अणुभार M2 बराबर 180 ग्राम। ठीक है। और W1 जल का भार W1 25 ग्राम आपका हो जाएगा। डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? अवनमन ताप यानी कि 0.93 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? KF इंटू W2/M2 इंटू 1000/W1। सॉल्व करेंगे KF का मान, तो डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1/W2 इंटू 1000 सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 1.86 केल्विन किग्रा मोल की पावर -1 आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे, सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय होने वाली सेल अभिक्रियाओं को लिखिए।
निम्नलिखित सेल में विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। Cu ठोस आपका हो जाएगा Cu डबल प्लस 1 मोल, Ag प्लस 0.01 मोल और Ag ठोस दिया है। तो E नॉट Cu प्लस अपॉन Cu बराबर क्या हो जाएगा, 0.34 वोल्ट। ई नॉट Ag प्लस अपॉन Ag यानी कि प्लस 8 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पहला, देखिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा। सीसा संचायक सेल में 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। बैटरी के प्रयोग अर्थात निरावेशन में दौरान बैटरी ऊर्जा देती है। इस समय H2SO4 प्रयुक्त होता है, अतः H2SO4 की सांद्रता घटती है, जिसके फलस्वरूप H2SO4 का घनत्व 1.30 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 से घटना प्रारंभ हो जाता है। जब यह 1.20 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 से नीचे पहुंचता है तो बैटरी को पुनः आवेशित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपका CuS प्लस 2Ag प्लस Cu डबल बराबर एक्वा प्लस 2Ag आपका हो जाएगा वैद्युत रसायन। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, फार्मूला आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 वोल्ट अपान एन लॉग Cu की पावर 2 प्लस अपान Ag प्लस, सारे मान को रखेंगे। ई नॉट सेल बराबर Ec माइनस Ea यानी 0.80 माइनस प्लस 0.34 यानी कि 0.46 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से मान रखिए सब। ठीक है, जब मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.342 वोल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अमीनो अम्ल क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो अमीनो अम्ल क्या होता है? अमीनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। इनमें अमीनो -NH2 तथा कार्बोक्सिल -COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। कार्बन श्रृंखला में अमीनो समूह अल्फा या बीटा या गामा या डेल्टा स्थान पर हो सकता है। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण अमीनो अम्लों को उनके अणुओं में उपस्थित अमीनो तथा कार्बोक्सिल समूह की अपेक्षित संख्या के आधार पर अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उदासीन अमीनो अम्ल, इनमें अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या समान होती है, जैसे ग्लाइसिन आपका हो गया NH2CH2COOH। अम्लीय अमीनो अम्ल, इनमें अमीन समूहों की संख्या कार्बोक्सिल समूहों से कम होती है, जैसे एस्पार्टिक अम्ल आपका हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा HCOOCCH2CH2COOH आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्षारीय अमीनो अम्ल, इनमें अमीन समूहों की संख्या कार्बोक्सिलिक समूहों से अधिक होती है, जैसे लाइसिन NH2CH2CH2CH2CH2 CHCOOH NH2 आपका हो जाएगा। अम्लीकृत KMnO4 विलयन किस प्रकार फेरस सल्फेट से, SO2 से, ऑक्सेलिक अम्ल से, सोडियम थायोसल्फेट से अभिक्रिया करता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला, अम्लीकृत KMnO4 से फेरस सल्फेट से अभिक्रिया आपकी क्या होती है। देखिए अम्लीय माध्यम में परमैग्नेट यानी KMnO4 फेरस सल्फेट FeSO4 को फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइज में ऑक्सीकृत कर देता है, जबकि स्वयं Mn की पावर 2 प्लस में अपचयित हो जाता है। ठीक, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5Fe की पावर 2 प्लस Mn की पावर 2 प्लस 5Fe की पावर 3 प्लस 4H2 आपका हो जाएगा। अम्लीकृत KMnO4 की SO2 से अभिक्रिया की बात करेंगे तो अम्लीकृत KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया को एक रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में KMnO4 ऑक्सीकरणकारी अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है और SO2 अपचायक के रूप में कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2KMnO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O क्रिया करके 2Mn की पावर 2 प्लस और 5SO2 की SO4 की पावर 2 माइनस 2K प्लस और 4H प्लस आपका हो जाएगा। अम्लीकृत KMnO4 को ऑक्सेलिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर, तो अम्लीकृत KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्जेलिक अम्ल यानी H2C2O4 के साथ अभिक्रिया एक रेडॉक्स ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में KMnO4 ऑक्सीकरणकारी अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है और ऑक्जेलिक अम्ल अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 6H2SO4 क्रिया करके क्या बनाएगा 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O प्लस K2SO4 आपका हो जाएगा। ठीक है, अम्लीकृत KMnO4 की सोडियम थायोसल्फेट से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अम्लीकृत KMnO4
पोटेशियम परमैंगनेट की Na2SO2O3 से साथ अभिक्रिया को एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इनमें KMnO4 ऑक्सीकरणकारी अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है और N2S2 Na2S2O अपचायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2KMnO4 प्लस 5Na2S2O3 प्लस 8H2SO4 क्रिया करके क्या बनेगा 2MnSO4 प्लस 5Na2S4O6 प्लस K2SO4 प्लस 8H2 आपका हो जाएगा। ठीक, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है? प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस समय अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जब प्रत्येक अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, यानी A प्लस बी बराबर उत्पाद आपका हो जाएगा। तो वेग के बराबर के A की पावर x B की पावर y, यानी ए मॉड यानी कि आपका क्या हो जाएगा A बराबर 1 B बराबर 1, तो वेग बराबर के आपका हो जाएगा। ठीक है, चूंकि पदार्थ की सांद्रता 50 सेकेंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अतः अर्ध आयुकाल टी हाफ बराबर 50 सेकेंड है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिए क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक के बराबर 0.693 अपान टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपान 50 बराबर 0.0138 आपका हो जाएगा। नहीं, के बराबर 1.38 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड की पावर -2 और सेकेंड की पावर -1 आपका हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। बेंजल्डिहाइड पर NH2NH2 टॉलिन अभिकर्मक तथा NaOH की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। तो बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र, इनमें बेंजीन रिंग C6H5 से जुड़ा एक एल्डिहाइड समूह CHO होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड O आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए NH2NH2 के साथ अभिक्रिया, जब बेंजल्डिहाइड की हाइड्राजीन NH2NH2 के साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ C डबल बॉन्ड N यौगिक बनाता है और C6H5CHO, जिसे आप बेंजल्डिहाइड कहते हैं, प्लस NH2NH2 क्रिया करके H प्लस C6H5CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस H2O जल आपका हो जाएगा, जिसे आप बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन कहते हैं। ठीक है ना। बेंजाइल हाइड्राजोन की बात करेंगे, टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। टॉलेंस परीक्षण में एल्डिहाइड को ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल या उसके आयन में परिवर्तित किया जाता है। इसमें Ag+ आयन का अवक्षेपण होता है, यानी C6H5CHO प्लस 2AgNH3 का होल ट्वाइस की पावर प्लस 3OH माइनस टॉलिन अभिकर्मक आपका हो जाएगा और C6H5COO माइनस क्रिया करके 2Ag आपका सिल्वर बनाएगा, 4NH3 अमोनिया बनाएगा प्लस जल आपका बनाएगा, जिसे आप बेंजोइक अम्ल कहते हैं। NOH के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बेंजल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, NaOH के साथ कैनेजारो अभिक्रिया करता है। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड का आधा हिस्सा ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है और शेष आधा हिस्सा अपचयित होकर एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, यानी 2,6H5CHO प्लस सांद्र NaOH से क्रिया करके क्या बनाएगा C6H5COO प्लस क्रिया करके क्या बनाएगा C6H5CH2OH, जिसे आप सोडियम बेंजोएट और बेंजील अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।